Hello everyone, this is the another video of economics, statics for economics, class 11th. I am Shivam Agrawal, your economics teacher. In previous video, we discuss about the syllabus and introduction of statics, discuss about the chapter wise. Okay, so now in this video we discuss chapter first and starting with the first point, introduction and what's the economics. Okay, this video is known as statics for economics. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स के बारे में, हाउ स्टैटिक्स यूज़फुल फॉर आवर डेली लाइफ। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्टैटिक्स हमारी डेली लाइफ में भी यूज़फुल है, डायरेक्टली रिलेशन है हमारा स्टैटिक्स का डेली लाइफ के साथ। सो वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर से यहाँ डिस्कस करेंगे, तो आप बहुत केयरफुली ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो की हेल्प से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्टैटिक्स क्या होता है? पहले बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, बिकॉज स्टैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, स्टैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। इकोनॉमिक्स क्या एक साइंस है, उसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। आप समझ रहे हैं, इकोनॉमिक्स एक साइंस है, उसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। उसका जो एम होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है रिसोर्सेज को एलोकेट करना। ऐसे रिसोर्सेज जो स्केयर हैं, स्केयर का मतलब कम है, लिमिटेड है, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज जो कम है, और क्योंकि रिसोर्सेज सब लिमिटेड ही हैं, उनको एलोकेट करता है। और उनको एलोकेट करते हुए जैसे हम बात करते हैं कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर क्या चाहता है? सेटिस्फेक्शन, और वो भी कैसा? मैक्सिमम। अब आप कहेंगे ये आपके लिए नया टॉपिक है, तो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या होता है? सपोज डेट आप मार्केट जाते हैं, आप मार्केट में एक आइसक्रीम परचेज़ करते हैं, आइसक्रीम की कॉस्ट 20 रुपीज़ है। तो आप वो 20 रुपीज़ में आइसक्रीम खाने के बाद क्या क्या चाहते हैं कि आपने जो आइसक्रीम खाई है उसका आपको पूरा टेस्ट आए। सपोज डेट आपने वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खाई है, तो आपको वनीला फ्लेवर का, या बटर स्कॉच फ्लेवर की आइसक्रीम खाई है तो आपको बटर स्कॉच फ्लेवर का पूरा सेटिस्फेक्शन मिले। यानी कि आपको आइसक्रीम खाने के बाद लगे कि मैंने 20 रुपीज़ खर्च किए, उसका मेरे को पूरा बेनिफिट मिला है। ऐसा नहीं कि आपको 10 रुपीज़ का बेनिफिट मिला हो। आप समझ रहे हैं, मतलब आपका जो सेटिस्फेक्शन हो जाता है, आप भी समझ लीजिए, जो सेटिस्फेक्शन होता है वो साइकोलॉजिकली होता है। कैसा होता है? साइकोलॉजिकली। तो फिर से मैं रिपीट करा दूँ, तो कंज्यूमर क्या चाहता है? सेटिस्फेक्शन, वो भी कैसा? मैक्सिमाइज। जैसे आप मार्केट में गए, आपको पटाखे खाने हैं, है ना, पानी की टिक्की खानी है, आपने 10 रुपये की पानी की टिक्की खा ली। अब उसके बाद आपको क्या मिलना चाहिए कि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। अब ऐसा तो है नहीं पानी की टिक्की खा के आपको आइसक्रीम का टेस्ट आए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये होता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब बाद में उससे थोड़ा सा पानी भी मांगेंगे, पानी पूरी वाले से, तो वो क्या है? आपका सेटिस्फेक्शन का ही पार्ट है। हम जहाँ जितना भी रुपया खर्च कर रहे हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, आप थोड़ा इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझ लीजिए, हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, उनको यूज़ करने से हमें क्या मिलना चाहिए? सेटिस्फेक्शन। सपोज डेट आपने एक रूम बुक किया होटल में, और एक रूम है 500 रुपीज़ पर डे का, एक रूम है 2000 रुपीज़ पर डे का। अब आपने वो 500 रुपीज़ पर डे का रूम बुक किया है, उसको वहाँ से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो 500 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि वहाँ की सर्विसेज वैसी ही होंगी। और देन जो आपको 2000 रुपीज़ पर डे का रूम जो आपने बुक किया है, वहाँ से जो आपको सर्विस मिलेगी, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो 2000 के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपने 2000 रुपीज़ पे किए हैं। तो होता है सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होना। अच्छा, बात की जाए प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर कौन हो गया? आप समझ सकते हैं, बिजनेसमैन हो गया। तो वो क्या चाहता है? प्रॉफिट। तो जब आप सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम चाहते हैं, ऐसी प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहता है, ठीक है। तो कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन एंड प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अब बात करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी क्या चाहती है? वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। तो सोसाइटी को क्या मिलना चाहिए? वो भी मैक्सिमम लेवल पे, वहाँ सोशल वेलफेयर मिलना चाहिए, ठीक है। और
ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? चॉइस के ऊपर एंड प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है आपका इकोनॉमिक्स। यहाँ से आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं और फिर खुद से समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब आप मेन समझ लें स्केर्सिटी का प्रॉपर। स्केर्सिटी का मीन्स क्या होता है? व्हाट इज स्केर्सिटी? स्केर्सिटी का मीन्स होता है शॉर्टेज, ठीक है। स्केर्सिटी का मेन मीन्स क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। मतलब इसमें जो वर्ड है डिमांड, ये इसको पूरी डेफिनेशन को क्लियर करेगा। स्केर्सिटी का मीन्स होता है शॉर्टेज उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। सपोज डेट आज अगर हम देखें प्रेजेंट में किसकी स्केर्सिटी है? वाटर की है ना। और आप कह सकते हैं ऑक्सीजन की भी स्केर्सिटी है, ऑक्सीजन कम हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड हैं एनवायरनमेंट में, और उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है। अब जैसे वाटर है वो लिमिटेड है, बट उसकी हमारी डिमांड क्या है? रिकरिंग नेचर की है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हम उसको वाटर को मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कैर्सिटी का मीन्स क्या होता है? शॉर्टेज किसकी? गुड्स और रिसोर्सेज की, गुड्स एंड रिसोर्सेज। और किसके रेस्पेक्ट में? डिमांड के रेस्पेक्ट में। स्कैर्सिटी किसके रेस्पेक्ट में होती है? डिमांड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि चीज़ें तो फिक्स हैं। आप कहेंगे पेट्रोलियम है, डीजल है, कोयला है, ये सब क्या है? फिक्स हैं, जितने हैं फिक्स हैं, क्योंकि इनको बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन उनकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इनकी स्कैर्सिटी है। आप समझ रहे हैं? इनकी डिमांड क्या है? ज़्यादा है, इसलिए इनको हम कहते हैं कि इनकी स्कैर्सिटी कम है, ठीक है। अब जो स्कैर्सिटी है इसके लिए बहुत अच्छा इन्होंने लाइन लिखी है। स्कैर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कैर्सिटी क्या है? सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की रूट है, यानी कि जड़ है। अगर स्कैर्सिटी नहीं होती तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होती। जिसको जैसा मर्जी है वैसा करो, जिसको जितना पानी वेस्ट करना है वेस्ट करो, जिसको जितना ऑक्सीजन वेस्ट करना है वेस्ट करो, कोल, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कोई स्कैर्सिटी नहीं होती। बट स्कैर्सिटी क्यों है? स्कैर्सिटी है इसीलिए ये रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्कैर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड डिमांड इज मोर इन रेस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड यूज रिकरिंग नेचर। इनको हम जगह जगह यूज़ करते हैं और बार बार डिमांड करते हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे वाटर है, क्या वाटर की आप एक ही बार डिमांड करते हो? नहीं, आप दिन में बार बार पानी पीने के लिए मांगते हो। आपको घर में और भी यूज़ होते हैं, कपड़े वॉश करने हैं, नहाना भी है, खाना बनाना है, साफ़ सफाई करनी है, अपनी कार और बाइक वॉश करनी है, खेती में भी यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में या इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। बहुत जगह इसके मल्टीपल यूज़ हैं, फिर भी हम क्या कहते हैं? पानी बहुत कम है। तो ये क्या है? स्कैर्सिटी है, हम इसको जगह जगह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं फर्स्ट चैप्टर में जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने हमको दी हैं, तो हम उन डेफिनेशंस पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो बोले जाते हैं वो हैं एडम स्मिथ। ध्यान रखना, कोई भी कभी भी पूछा जा सकता है हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप बोलेंगे एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने जो हमको डेफिनेशन प्रोवाइड कराई थी वो थी वेल्थ डेफिनेशन, WEALTH, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। उनकी जो बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। तो वेल्थ का मतलब आप वैसे समझ लो, वेल्थ का मतलब किससे होता है? नॉर्मली वेल्थ का मतलब मनी से होता है, ठीक है। वेल्थ का मतलब मनी से होता है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो वेल्थ इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेल्थ of a country. Economics is an inquiry into the factors that determine the wealth of a country. अब फिर स्कैर्सिटी की डेफिनेशन दी, कई बार एग्जाम में आ जाता है क्योंकि स्कैर्सिटी अपने आप में बहुत पॉपुलर वर्ड है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो स्कैर्सिटी की डेफिनेशन किसने दी? तो आप बोलेंगे लियोनल रॉबिन्स। इन्होंने फिर वही बात की, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एक साइंस है डेट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन ends and scare means which have alternative uses। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की और उस रिलेशन की जहाँ पे हमारे ये गुड्स अल्टरनेट यूज़ होते हैं, यानी कि स्केयर हैं, कम है, लेकिन फिर भी हम उनको अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे बात की जाए
वाटर की बात कर लेते हैं तो वो स्केयर है, कम है, सबको पता है उसकी लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह हम उसको यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम और डीजल की बात कर ली जाए तो उनके हम डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज़ करते हैं, जनरेटर में भी यूज़ करते हैं और व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, देन हम उसको इंडस्ट्रियल यूज़ भी करते हैं। सो ये स्कैरसिटी की डेफिनेशन ल्यूलन रॉबिन्स ने दी है। अब एक डेफिनेशन आती है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। सो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है पॉल सैमुअलसन ने। सो वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी हाउ मैन एंड सोसाइटी and the society choose with or without use of money to employ scarce productive resources which could have the alternative uses to provide various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and the groups of the society। अब जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, स्केयर हैं और लिमिटेड हैं, यानी कि कम हैं और फिक्स हैं, लेकिन हमारी डिमांड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ये प्रॉब्लम है, यानी कि कम हैं गुड्स और फिक्स हैं बट उनकी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम उनके यूज़ कैसे कर रहे हैं, अल्टरनेटिव जगह जगह उनके यूज़ कर रहे हैं, एक जगह यूज़ नहीं कर रहे हैं। जबकि जनरली देखना चाहिए जब कोई चीज़ कम है, लिमिटेड है, उसकी डिमांड ज़्यादा है तो हम उसको लिमिटेड ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें वो छोड़ के जाना है, अदरवाइज़ हम ही सब खर्च कर लेंगे तो उनके लिए क्या बचेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ की। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। सो बात करते हैं बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में टू टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब आप बोलेंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो जैसा कि इनके वर्ड से क्लियर होता है, बहुत सारी डेफिनेशन अपने वर्ड से क्लियर हो जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब दो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे हमें अर्निंग होती है मनी। आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे हमको मनी अर्न होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको सैलरी मिल रही है या वेजेस मिल रही है, हो सकता है आपको कुछ और मिल रहा हो, आपको कोई टूर पैकेज मिल रहा हो, या आपको कोई काइंड मिल रहा हो, जैसे आपको गोल्ड मिल रहा हो, सिल्वर मिल रहा हो, या आपको रहने के लिए फैसिलिटी हो, एकोमोडेशन फैसिलिटी हो, या फूडिंग फैसिलिटी हो, या अदर कोई फैसिलिटी हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में डायरेक्टली आपके हैंड में मनी ही मिलना चाहिए, आपको सैलरी या वेजेस ही मिलनी चाहिए, आपको कोई फैसिलिटी भी मिल सकती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, उसका अपोजिट हो जाएगा। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो एक्टिविटी हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, आप बस इतना समझ लो, वो एक्टिविटी हम मनी अर्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। समझते हैं आगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज़ में। अब प्रोडक्शन से आपको क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स वांट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रोडक्शन होगा तो मनी आएगा। कंजप्शन, कंजप्शन से भी मनी आएगा, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंजप्शन मतलब कंज्यूम करना, किसी चीज़ को कंज्यूम करना। जैसे आप मार्केट से मिल्क लेके आए और आपने वो क्या किया, पी लिया, तो क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ये कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मिल्क आपको फ्री में तो मिला नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, आप बात समझ रहे, इन्वेस्टमेंट। अब आपने कहीं एक एफडी करा दी फिक्स डिपॉजिट बैंक में, या कोई पॉलिसी ले ली, तो आपने पैसे दे दिया, वो क्या हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्सचेंज, अब आप बात समझे ना, एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब आपको बुक की ज़रूरत है और आपके पास कुछ और आइटम है ना, जिसकी आपको फ्रेंड को ज़रूरत है, तो आपने आपस में क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। और या आपने कोई भी चीज़, जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, ध्यान से समझना, पहले बार्टर सिस्टम होता था। तो बार्टर सिस्टम में हम क्या करते थे कि हमें मनी नहीं था हमारे पास, तो हम क्या करते थे, चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। किसी के पास गाय है और किसी को गोल्ड चाहिए, तो वो गाय के बदले गोल्ड ले सकता है, तो वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। बट वो आता इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही है, ठीक है। एक्सचेंज सिस्टम या बार्टर सिस्टम इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आता है। एक है डिस्ट्रीब्यूशन, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आएगा, सोशल एक्टिविटीज़ सोसाइटी के लिए की जाती हैं, वेलफेयर के लिए की जाती हैं, रिलीजियस एक्टिविटी धार्मिक एक्टिविटी, तो इनके बदले आपको पैसा नहीं मिलता, क्या मिलता है, केवल सेटिस्फैक्शन, वो भी कैसा, साइकोलॉजिकली। कैसा सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। पॉलिटिकल एक्टिविटी, चैरिटी करना, या पेरेंटल मतलब जैसे आपके मम्मी पापा आपके साथ जो एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद उनको पैसा तो मिलता नहीं, क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन, पेरेंटल एक्टिविटी। अब आप कहेंगे सोशल में क्या होता है, तो सोसाइटी के लिए भी कोई भी अच्छा काम करना, वेलफेयर का काम करना। रिलीजियस एक्टिविटी में क्या होगा, रिलीजियस एक्टिविटी में होगा कि अपने रिलीजन के लिए भी कोई वर्क करना, है ना, तो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी उसका कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करना, प्रचार प्रसार करना। पॉलिटिकल एक्टिविटी भी आपकी नॉन इकोनॉमिक में आती हैं। चैरिटेबल एक्टिविटी, चैरिटी करना, किसी भी सोसाइटी के लिए या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए चैरिटी करना, तो वो चैरिटी से उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए पैसा भी मिलेगा या अदर हेल्प मिलेंगी, तो यहाँ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आती है, यहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पेरेंटल एक्टिविटी हो गई, जैसे मम्मी का घर में काम करना या आपके फादर का घर में काम करना, आपको पढ़ाना लिखाना, या आपका घर में गार्डनिंग करना, या बहुत सारे घर के काम होते हैं, सड़क चलते को किसी को रास्ता पार करा देना, मंदिर की साफ़ सफाई कराना, ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। तो यहाँ से हमको पैसा नहीं मिलता, क्या मिलता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अब बात करते हैं डीपली, इनको एक एक करके समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू अर्न मनी, यही मैंने आपको बताया, वो किससे रिलेटेड होती है, अर्न मनी से, एंड वेल्थ फॉर लाइफ, या अपने लाइफ की वेल्थ के लिए। These activities generate new income and increase the flow of goods and services. इन एक्टिविटी से क्या होगा, इनकम जनरेट होती है या आपकी गुड्स और सर्विसेज का आपको फ्लो मिलता है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है डायरेक्ट आपको सैलरी मिल रही हो, वेजेस मिल रही हो सकता है आपको गुड्स और सर्विसेज मिल रही हो। मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ और मेरे को वहाँ पैसा ना मिल के हो सकता है मेरे को एकोमोडेशन मिल रहा हो एंड फूडिंग फैसिलिटी मिल रही हो, और अदर टाइप की सर्विसेज मिल रही हों, और कुछ गुड्स मिल रहे हों, ठीक है, तो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। भाई कोई मेरे को मान के चलो मेरे ऑनर ने मेरे को एक टूर पैकेज दिया कि आप कहीं सिंगापुर घुमाइए, तो वो सिंगापुर मेरे को फ्री में घूमने नहीं दे रहे हैं, वो मैंने वहाँ सर्विस किया और सर्विस के बदले मुझे मिलना चाहिए, तो वो मेरी सर्विस से रिलेटेड है, मेरे एफर्ट से रिलेटेड है, तो इसलिए वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्न मनी, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिनसे हम मनी को अर्न नहीं करते हैं। एंड वेल्थ, दीज एक्टिविटीज़ नाइदर जनरेट इनकम नॉर इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ऐसी एक्टिविटी से इनकम भी जनरेट नहीं होती, इसका अपोजिट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इस एक्टिविटी से इनकम जनरेट नहीं होगी और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीचर टीचिंग हिज ओन सन, मतलब टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, ये कैसी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक, ध्यान रखना। और टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो इकोनॉमिक, या टीचर ट्यूशन में पढ़ा रहा है तो इकोनॉमिक। टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो कैसी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक। या वो टीचर गरीबों के बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि वहाँ से भी पैसा नहीं मिलेगा, फ्री में पढ़ा रहा है, तो ध्यान रखना फ्री में पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है कुछ फीस कम लेके पढ़ा रहा है, कुछ फीस कम लेके अगर टीचर पढ़ा रहा है तो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि वहाँ से कुछ पैसा तो मिल रहा है, कुछ मनी तो अर्न हो रहा है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट रहता है कि अगर टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है या गरीब बच्चों को विदाउट फीस पढ़ा रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर होगा। अदरवाइज वो कोचिंग में, ट्यूशन में या स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर होगा, ओके। अब बात की है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर इज़ एन इकोनॉमिक एजेंट हु बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आप मान के चलो मार्केट में गए, 20 रुपीज़ की आइसक्रीम खरीदी और वो आपने क्या कर ली, कंज्यूम कर ली, तो आप कौन है, कंज्यूमर। हु कंज्यूम्स द इकोनॉमिक, कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट। आपने आइसक्रीम क्यों खरीदी, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत थी, आइसक्रीम खा के आपका सेटिस्फेक्शन हो गया, बस, ओके। और प्रोड्यूसर, अब जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है, तो प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोड्यूसर कौन है,
प्रोड्यूसर है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, उससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। अब आप बोलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? गुड्स वो होता है कि जो हम मार्केट में सेल एंड परचेज कर लेते हैं, और सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं बाय स्पेशलिस्ट पर्सन से, या एक तरीके से जैसे आप होटल में जाते हैं, होटल में रात में रुकते हैं या एक रूम बुक करते हैं, तो वो क्या एक सर्विस है होटल की। आपने टैक्सी हायर की तो वो क्या है, टैक्सी वाले की सर्विस है। लेकिन रास्ते में आपने कुछ कपड़े खरीदे या कोई गैजेट्स अपने लिए परचेज के लिए, तो क्या है, वो गुड्स हैं। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है, इनकम जनरेशन होता है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। सर्विस होल्डर कौन है? अ पर्सन हु इज़ इन जॉब, एक आदमी जो जॉब में है और उसके पास जॉब है और वो जॉब कर रहा है और अपनी सर्विस दे रहा है, अपनी सर्विस से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए वर्क कर रहा है और उसके लिए कुछ सैलरी या वेजेस जो भी है वो ले रहा है, तो वो क्या है, सर्विस है। अ पर्सन हु इज़ इन जॉब, एक आदमी जो जॉब में है, एंड गिव्स हिज सर्विस एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अपनी सर्विस से क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में उसका कुछ ना कुछ हेल्प है, क्योंकि हर आदमी मशीन पे नहीं बैठेगा, हर आदमी प्रोडक्शन नहीं करेगा, कुछ आदमी साइड के काम भी करते हैं। एंड इज़ गेटिंग पेड, और उसके लिए वो कुछ ले रहा है। एक आदमी जॉब कर रहा है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है, और उसके बदले वो कुछ ले रहा है। ले रहा है मतलब सैलरी ऑफ वेजेस इन कैश और काइंड, सैलरी ऑफ वेजेस इन कैश और काइंड। कैश का मतलब कैश में, काइंड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया फैसिलिटीज़ ले रहा है, तो क्या है, सर्विस होल्डर है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया इंजीनियर, गवर्नमेंट टीचर, तो ये सब हो सकते हैं, है ना। या डॉक्टर है तो डॉक्टर भी कहीं सर्विस कर रहा है, सीए है कहीं सर्विस कर रहा है, लॉयर है कहीं सर्विस कर रहा है, तो ये सर्विस होल्डर है। और सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हैं कि जो सर्विस की जा रही है, जो आदमी सर्विस दे रहा है। अब पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस, एक आदमी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू अदर, और लोगों को, फॉर अ पेमेंट, एक पेमेंट के लिए। समझना, सर्विस होल्डर सर्विस प्रोवाइडर बहुत इजी है। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? वो पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और लोगों को, टू अदर, और उसके बदले में क्या दे रहा है, उनको पेमेंट दे रहा है। ठीक है, पर्सन हु प्रोवाइड्स सर्विस टू अदर फॉर अ पेमेंट, और लोगों को सर्विस दे रहा है, किसके लिए, पेमेंट के लिए। जैसे ट्रांसपोर्टर, ऑटो ड्राइवर, ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप मार्केट में जाएंगे, आपने ऑटो हायर किया तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, उनको पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो आज इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे और इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करेंगे, और इस वीडियो की हेल्प से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से मैसेजिंग के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं और कॉल के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिक्स के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता फर्स्ट वीडियो है टॉपिक पे और बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए और आप लोग के लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। तो यहाँ पे जो इस टॉपिक में जो मेन इस वीडियो में जो मेन टॉपिक थे वो यही हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाती हैं, और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सर्विस होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर, एंड इकोनॉमिक्स डेफिनेशन गिवन बाय द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। सो उसमें आपको स्कैर्सिटी की डेफिनेशन है, वेल्थ डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आप पढ़ के समझ सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।